हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सौरभ गोस्वामी हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिस्ट्री ऑप्शनल की पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर 1 जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके एपिसोड नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है कि अपने उत्तरवर्ती युगों तक, तो हिंदी भी थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन में हिंदी स्टैंडर्ड यूज की जाती है। उत्तरवर्ती युगों तक का सीधा मतलब हो गया, उत्तर मतलब होता है बाद का, है ना, यानी इसका मतलब है बाद के काल तक। उत्तरवर्ती युगों तक को आपने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी बाद के काल तक। अपने उत्तरवर्ती युगों तक सिंधु सभ्यता की अविच्छिन्न व्याप्ति मात्र धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी। इसका मतलब क्या है? अविच्छिन्न व्याप्ति का मतलब ये होता है, देखो, मतलब ये कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, कंटिन्यूटी या निरंतरता की बात कर रहा है। विच्छिन्न का मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्ट हो जाना, डिसकंटिन्यू हो जाना। अविच्छिन्न का मतलब होता है निरंतर या कंटिन्यू बने रहना। व्याप्ति मतलब बने रहना, यानी कि सिंधु सभ्यता की अविच्छिन्न व्याप्ति इसका मतलब सिंधु सभ्यता के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। किस चीज की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, कल्चरल एलिमेंट्स, हम इनकी बात कर रहे हैं। और कह रहा है यह मात्र धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी, यानी कि ये केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं थी। इसके कहने का मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, वो निरंतर बने हुए हैं और उनकी निरंतरता, उनकी कॉन्टिन्यूटी केवल रिलीजियस और स्पिरिचुअल, है ना, डोमेन तक सीमित नहीं है। यानी कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल डोमेन में कंटिन्यूटी तो बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे डोमेन्स हैं जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी देखी जा सकती है। तो ये हुआ आपका प्रश्न डिकोड। तो इस प्रश्न में आपको दो हिस्से बनाने हैं। पहला हिस्सा जो होगा, आप इसमें यह बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अविच्छिन्न व्याप्ति है, यानी कि सांस्कृतिक निरंतरता है, वो किस तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में है। पहले तो ये बताना पड़ेगा, तब तो आप बताओगे कि केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इसके लिए पहले बताना होगा कि धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता कैसे बनी हुई है, यानी धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता के तत्व कहां कहां दिखते हैं। ये प्रश्न के मुख्य भाग के एक हिस्से में आप बताओगे। फिर आप दूसरे हिस्से में बताओगे कि लेकिन ये निरंतरता के तत्व जो हैं, ये दूसरे क्षेत्रों या दूसरे आयामों से भी जुड़ जाते हैं। और फिर वो दूसरे आयाम कौन से हैं, ये आप एक्सप्लेन कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए फिर हम इस प्रश्न के मुख्य भाग पर सबसे पहले चर्चा करते हैं, जिसको आप बॉडी या प्रश्न का मुख्य भाग भी कहते हो। तो अब प्रश्न आपको समझ में आ गया है। तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दो हिस्से हमें इसके डिजाइन करने हैं, है ना। तो पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी अविच्छिन्न व्याप्ति मतलब कल्चरल कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, सांस्कृतिक निरंतरता की बात की जा रही है कि सांस्कृतिक निरंतरता या इसकी अविच्छिन्न व्याप्ति धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों से, आध्यात्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में किस प्रकार देखी जाती है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे दो। तो बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता की अविच्छिन्न व्याप्ति धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में दिखी जाती है। क्या आपको वो कल्चरल कंटिन्यूटी दिखती है धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में? हाँ भाई, इसकी कंटिन्यूटी हमें धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में दिखती है ना। मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि हम कंप्लीट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में आके पूर्ण समानता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं कि देखो ये वहां था, पशुपति मुद्रा थी तो शिव की पूजा वो लोग करते थे, हम भी आज भी करते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट सिमिलैरिटी की तरफ नहीं जाना, लेकिन हाँ, हम जोड़ के देख सकते हैं, है ना। तो देखो, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात हो रही है, तो आप सबको पता है कि कौन कौन से डायमेंशंस को आप यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हो।
एक डायमेंशन तो वही हो सकता है, मातृदेवी की पूजा और उपासना, मदर गॉडेस, मातृदेवी की पूजा और उपासना सिंधु घाटी सभ्यता में था, बाद के काल में भी निरंतर था। हाँ, शक्ति परंपरा से उसको जोड़ के देखा जा सकता है। हाँ, अच्छा, पशु प्रतीक, पशु प्रतीक, पशु प्रतीक, कुछ पशुओं को अत्यंत महत्व का स्वीकार किया जाना, अत्यंत महत्व का स्वीकार करना, संभव है कि उन पशुओं का कुछ धार्मिक महत्व भी रहा हो, कुछ सिंबलिज्म भी रहा हो, जैसे यूनिकॉर्न है ना, या फिर बुलक कार्ड था तो बुल है ना, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज हो रहा है, उसके धार्मिक महत्व को या लोग धार्मिक परंपराओं से भी लोग जोड़कर देखते हैं। रहा बात अग्निकुंड का, तो बहुत ही लिमिटेड साक्ष्य है ना। स्नान की पवित्रता आज भी देखो, कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेले होते हैं, हरिद्वार और तमाम जगह लोग क्या जाते हैं, रिचुअल बाथ्स के लिए जाते हैं। तो देखो रिचुअल बाथ या स्नान है ना की पवित्रता, जिसको हम धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भी जोड़ के देखते हैं, ये भी एक प्रतीक है जो आज के समय में भी निरंतर बनी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अग्निकुंड, अग्निकुंड देखो, इस पे हिस्टोरियंस को लेके बड़ा डिबेट है, अग्निकुंड वाली चीजों को लेके कि यज्ञ हवन जैसी चीजें थी कि नहीं। तो देखो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स वर देयर बट दे वर नॉट वेरी मच डोमिनेंट। धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व मौजूद तो थे लेकिन वो बहुत ही डोमिनेंट नहीं थे, है ना। तो ये आप बताओगे कि धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों की उपस्थिति तो है, लेकिन ये अग्निकुंड नहीं लिखो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों की उपस्थिति तो है, या यहां पे अग्निकुंड अगर आपने लिख भी दिया है तो लिख सकते हो अत्यंत सरल प्रकार के यज्ञ, घरेलू प्रकार के यज्ञ, धार्मिक जटिलता, कर्मकांड की प्रधानता नहीं। तो उतना जस्टिफिकेशन देने से अच्छा वो पॉइंट हम ना लिखें। तो देखो धार्मिक तत्वों की उपस्थिति है, लेकिन यहां पे क्या है, धर्म का रूढ़ या जटिल स्वरूप विद्यमान नहीं है, ये भी हम बता देंगे। पशुपति सील वाली बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि पशुपति सील जो है, पशुपति मुद्रा, इससे भी लोग जोड़ के देखते हैं, है ना, कि शैव वाला वो ट्रेडिशन रहा होगा, है ना। हालांकि ये पूरी तरह से इतिहास में स्वीकार नहीं है। तो देखो ये सारी की सारी क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतरता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक निरंतरता, अच्छा ये बात आप जरूर लिखना है इस आंसर में कि धार्मिक तत्व, रिलीजियस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, वो मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन रूढ़िवादिता, जटिलता जैसी चीजें अनुपस्थित हैं। ये लिखना ही लिखना है आपको आंसर में, तभी आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक तत्वों को क्या केवल धार्मिक और आध्यात्मिक से हम जोड़ के देख सकते हैं? नहीं, इसके अलावा दूसरे क्षेत्र भी हैं जहां पर इनके सांस्कृतिक तत्वों की निरंतरता देखी जा सकती है, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में बताया था मैंने। तो और दूसरे क्षेत्र क्या हो सकते हैं? तो देखो सांस्कृतिक निरंतरता को, सांस्कृतिक निरंतरता, या चूंकि प्रश्न में एक शब्द यूज किया हुआ है अविच्छिन्न व्याप्ति, तो आप चाहो तो वही शब्द बार बार रिपीट करो। अविच्छिन्न व्याप्ति को दूसरे क्षेत्रों से भी जोड़कर देखा जा सकता है, दूसरे क्षेत्रों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। अब वो दूसरे क्षेत्र क्या हो सकते हैं? याद करिए इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया है, जैसे मैं यहां रिकॉल कराता हूं कि दूसरे क्षेत्रों में जोड़ के देखा था, तो हमने कृषि, ग्रामीण संस्कृतियों की निरंतरता की बात की थी, है ना। तो उसी तरह से ठीक यहां पे भी दूसरे क्षेत्रों में निरंतरता का मतलब ये हो गया कि अब आप यहां पे लिख दो कृषि एवं ग्रामीण संस्कृतियों की निरंतरता, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ तो बेसिकली वो विनगरीकरण था, नगरी चरण का पतन था, है ना। और उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि जो कृषि और ग्रामीण संस्कृतियां, स्थानीय संस्कृतियां, वो निरंतर बनी हुई हैं। जैसे मैंने वो एक उदाहरण दिया था कि गेहूं और जौ की खेती हम आज भी करते थे, कॉटन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाते थे, आज भी हम कॉटन ट्रेड करते हैं, है ना। तो ये चीजें बनी रही, है ना। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में शिल्प और तकनीक के बारे में भी बात की थी
कि शिल्प और तकनीक की भी निरंतरता बनी रही, है ना? तो आप कहोगे हाँ। जब हम शिल्प की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, कांसे और तांबे के औजार हो जाएंगे, आभूषण हो जाएंगे, मनके हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो यहाँ बनती थी वो बाद के काल में भी इसकी निरंतरता देखी गई, है ना? इसके अलावा और हम देखें तो जैसे आर एस शर्मा की स्टडी पर आधारित जो बात मैंने बताई थी कि आर एस शर्मा कृषि अधिशेष और नगरीकरण को सामाजिक संरचना के साथ जोड़कर देखते हैं। तो वो बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक संगठन था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, यहां पर कार्यात्मक श्रम विभाजन, फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर, ये विद्यमान था। और ये जो कार्यात्मक श्रम विभाजन का जो ढांचा है ये बाद के दौर में भी निरंतर रहा। हालांकि इसका स्वरूप बदला, है ना, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है वो आगे के टाइम में कंटिन्यू रहा। और सबसे बड़ी बात, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। तो इसका फर्स्ट अर्बनाइजेशन होना ये भी तो इसका एक कल्चरल एस्पेक्ट है। तो क्या अर्बनाइजेशन जैसी चीज आगे कंटिन्यू नहीं होती? होती तो है। ठीक कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि 600-300 बीसी में सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण का दौर देखा जाता है। तो यहाँ पे नगरीकरण क्या हो रहा है, वो दोबारा से क्या हो जा रहा है, कंटिन्यू हो जा रहा है। इसके बाद जब हम इकोनॉमी में आके देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी में ट्रेड एंड कॉमर्स है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता में आप क्या देखते हो कि जो लोकल एरियाज हैं वो इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि देखो, जो स्थानीय ग्राम है वो महत्वपूर्ण नगरों से जुड़ा हुआ है और इनके बीच में एक ट्रेड नेटवर्क, व्यापारिक नेटवर्क बना हुआ है। और ये महत्वपूर्ण नगर, है ना, जो पोर्ट सिटीज हैं, बंदरगाह नगर, इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ इनका ट्रेड नेटवर्क बना हुआ है। और ये जो बंदरगाह नगर है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी यहां से होता है, जिसका प्रमाण क्या है, दिलमुन, मगन और मेलुहा। तो बाद के काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का होना, व्यापार वाणिज्य के एक नेटवर्क के विकास का होना, ये भी तो एक कल्चरल एस्पेक्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में हमने इस चीज को देखा। और ये तो इसका सबसे क्लासिकल फीचर है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड नेटवर्क, है ना। लोकल जो स्थानीय लोकल कल्चर्स हैं वो महत्वपूर्ण शहरों से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण शहर बंदरगाह नगरों से जुड़े हुए हैं। बंदरगाह नगर का दूसरी समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार वाणिज्य है, जैसे दिलमुन, मगन और मेलुहा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, एक बहुआयामी सभ्यता है, मल्टी डायमेंशनल सिविलाइजेशनल है। और इस बहुआयामी सभ्यता को केवल हम सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रख सकते। चाहे इसकी निरंतरता की बात हो या कोई और भी मुद्दा हो, हम इसको केवल लिमिटेड नहीं कर सकते सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक। मुद्दा आप समझ गए? तो ये क्वेश्चन के दो हिस्से थे। आप देखिए कि अपने उत्तरवर्ती युगों तक, बाद के चरणों तक सिंधु घाटी सभ्यता की अविच्छिन्न व्याप्ति, है ना, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं थी। हमने बता दिया कि हाँ भाई, केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं थी। अच्छा देखो, ये प्रश्न जो है यूपीएससी में है तो वैसे बहुत पहले 1997 वगैरह में पूछा गया था 60 मार्कर में, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। जीएस में किसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक निरंतरता के तत्व। तो उसमें जीएस पर्सपेक्टिव से बच्चे वही मतलब स्नान घर और तमाम ऐसी चीजें लिख के चले आते हैं, लेकिन ये थोड़ा इन डेप्थ स्टडी हो गया। और देखो, इसके 1997 में ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था, है ना। इसमें भी हमने क्या किया था, उत्तरकालीन इतिहास में किस तरह से प्रभावित कर सकी, तो यहाँ सांस्कृतिक निरंतरता की ही बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही ये सवाल बहुत पहले पूछा गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और अब जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप 15, 20 या 10 मार्कर्स के रूप में इसका आंसर लिखें। तो मुझे लगता है कि आज का जो डिस्कशन है, हाँ, इसमें दो चीजें छूट रही हैं। इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला पार्ट वो भी मैं आपको बता दूं। अब इसका हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन या भूमिका लिखने का तरीका बताया है उसी तरीके को फॉलो करो, आप आसानी से इंट्रोडक्शन लिख लोगे। इंट्रोडक्शन है, भूमिका कैसे लिखें, तो क्वेश्चन के मेन थीम को आप पहचान लो और बना दो इंट्रोडक्शन। मेन थीम क्या कह रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक निरंतरता की बात कर रहा है और सांस्कृतिक निरंतरता किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है इसकी बात कर रहा है।
तो आप आराम से इंट्रोडक्शन लिख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुआयामी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कृषि अधिशेष पर आधारित नगरीय सभ्यता थी। कृषि अधिशेष पर आधारित नगरीय सभ्यता थी। कृषि अधिशेष पर आधारित नगरीय सभ्यता थी। अब आपने जब ये इंट्रोडक्शन में लिखा, अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो, है ना, तो इसके लिए यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो पूरी कहानी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, यहां पे लिख देना आप सांस्कृतिक निरंतरता के विविध आयाम। इस विविध आयाम में प्रश्न किस चीज की बात कर रहा है पार्ट 1 में? तो वो प्रश्न बात कर रहा है आपको धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र। तो एक हो गया धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र, फिर यहाँ पे व्यापार शिल्प की आपने बात कर दी, मन के वगैरह की बात कर दी, सामाजिक संगठन की बात कर दी। इस तरह से आप इसको जोड़ के एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। निष्कर्ष क्या लिखोगे? तो निष्कर्ष में चूंकि ये बात सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता से जुड़ी हुई है, तो निष्कर्ष में आप एक सिंपल निष्कर्ष लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक निरंतरता के तत्वों ने उत्तरकालीन इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक निरंतरता के तत्वों ने उत्तरकालीन इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। तो खासतौर से यूपीएससी क्या करती है कि हम एज ए स्टूडेंट लास्ट 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह जाते हैं और वो अपने पेंडोरास बॉक्स में से कुछ इस तरह के क्वेश्चन उठा के ला के पेपर में दे देंगे और फिर आपको लगेगा ये नया क्वेश्चन है। देखो, अगर आप ध्यान से सिलेबस को पढ़ते हो तो देखो क्वेश्चन नया बनने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है एजुकेटर पे कि उसको उस विषय की कितनी समझ है। अगर उसने उन सारे डायमेंशंस को आपको ठीक ढंग से क्लियर करा दिया, पीवाईक्यूज डिस्कस कर दिए, तो आपको प्रश्न नया नहीं लगेगा, प्रश्न की भाषा नहीं लगेगी और उसके अंदर का जो एसेंस होगा वो आसानी से लिख सकते हो। आप क्वेश्चन के मेन पार्ट्स को, मुख्य पहलुओं को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप भूमिका बेहतर लिख सकते हो, निष्कर्ष बेहतर लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें जो भी मतलब फाउंडेशन लेक्चर्स हैं चैप्टर 1 के सिंधु घाटी सभ्यता के, वो दिए हुए हैं। दूसरे प्लेलिस्ट में पीवाईक्यूज दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले फाउंडेशनल लेक्चर्स को देखेंगे, फिर पीवाईक्यूज को देखेंगे और जैसे ही आप एक चैप्टर फिनिश करेंगे यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट चैप्टर, है ना। और आप वीडियोस को देखिए, आप इस बात को खुद महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का क्वेश्चन और इसका फॉर्मेट, इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्वेश्चन नंबर 13, एपिसोड नंबर 13 में।